रात में सुरेश कुमार कैथ साहब की रिटायरमेंट पार्टी में था, जो चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश रिटायर हुए हैं। तो रात उनकी पार्टी थी और तो मैं वहाँ था, तो मैं वो देख रहा था दृश्य। थोड़ा सा सुन लीजिए भैया, बात मत करिए इधर, थोड़ा शांत हो जाइए 5-7 मिनट 10 मिनट। तो मैं देख रहा था कि जो दृश्य है वहाँ पर तमाम IAS, PCS, IFS, IRS, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, वकील, तमाम वो लोग थे हजारों की संख्या में। जो लोग गांव देहात में जो मेरा समाज रहता है, जो हाशिए पर मेरा समाज रहता है, वो कल्पना नहीं कर सकता कि एक समाज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्ष की वजह से, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान की वजह से एक ऐसा भी समाज बन गया है कि 5 स्टार होटल में आज की तारीख में वो रिटायरमेंट पार्टी को सेलिब्रेट कर रहा है, जिनमें हजारों की संख्या में लोग IAS, PCS, IFS और डॉक्टर और इंजीनियर हैं। ये बाबा साहब के संघर्ष की वजह से हो पाया, संविधान की वजह से हो पाया। लेकिन मुझे चिंता होती है, मुझे चिंता होती है कि ये पार्टी 10 साल के बाद हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। मुझे इस बात की चिंता होती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, फूले, कबीर, नानक, रैदास, साहू, वो जो हमारे पुरखे थे, वो जो पूरे जीवन भर संघर्ष करते रहे, उनके संघर्ष की वजह से जो हमको मिला वो खत्म हो रहा है। अभी हिमांशु ने बहुत अच्छी बात कही। डॉक्टर रतन लाल बोल करके गए थे मुसलमानों की चूड़ी टाइट हो रही तो हम लोग खुश होते हैं। हिमांशु ने उससे आगे की बात कही कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट नहीं हो रही, उनका तो कल भी 50 रुपये दर्जन केला बिक रहा था, आज भी 50 रुपये दर्जन केला बिक रहा है, उनका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि हमारा पुरखा, मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा चाचा, मेरा ताऊ, जो 3 लाख रुपये महीने की नौकरी करता था, 10,000 रुपये पर डे की नौकरी करता था, आज मेरा बेटा, आज मेरा भतीजा, आज मेरा होने वाला, आने वाली मेरी जनरेशन 10,000 रुपये महीने की नौकरी ढूंढ रही है। M.Tech B.Tech करने के बाद में उसको नौकरी नहीं मिल रही है। ये चिंता का विषय है। मुझे 20 साल हो गए आंदोलन में लगे हुए। मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में पैदा हुआ, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। मेरे दादाजी ने 56 में मेरे दादाजी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ नागपुर में दीक्षा ली थी। मैं बाई बर्थ बुद्धिस्ट हूँ। मेरे नाना बौद्ध भिक्षु रहे, मेरे दादा बौद्ध भिक्षु रहे। मेरे बाप की शादी 70 में बौद्ध धर्म से हुई। तो मुझे कुछ सिखाने पढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैंने अभिमन्यु ने तो सीखा होगा माँ की कोख में चक्रव्यूह लड़ना, चक्रव्यूह का युद्ध लड़ना। मैंने माँ की कोख में बुद्ध की और बाबा साहब की बात सुनी थी जब मैं माँ की गोद में था। मैं देखता हूँ अपने समाज को। आज जब मैं घर से निकला तो कुछ लोग नाले की सफाई कर रहे थे नंगे बदन। भारतीय संविधान कहता है कि आप किसी को सर पर मैला ढोने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, गैर कानूनी हैं। लेकिन ये फिर कौन से लोग हैं मेरे ही समाज के जो नंगे बदन एक चड्डी पहन करके नाले में घुसे हुए हैं, 10 रुपये का, 50 रुपये का, 100 रुपये का क्वार्टर पी करके? ये कौन लोग हैं? मेरे समाज के लोग हैं। हिमांशु ने कहा कि लोग क्या नाम है, फ्लाईओवर के नीचे रह रहे हैं, रेड लाइट पर हमारे बच्चे, वो हमारे ही लोग हैं। हमारे का मतलब है वो गरीब, वो शोषित, वो पीड़ित, SC ST OBC जिसकी हम बात कर रहे हैं। बेशक मैं मानता हूँ रतन लाल सर ने बहुत सारी अपनी आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि हम SC ST OBC एक सांस में गिन देते, बिल्कुल गिन देते हैं। मैं भी मानता हूँ कि हाँ, OBC का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जो कट्टर हिंदू है। OBC को ही क्यों कह रहे हो, दलितों का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो कट्टर हिंदू है। RSS की शाखा में जाने वाले लोगों की आप गणना कीजिए। मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ, अभी 3 दिन पहले RSS के लिए कोई शोभा यात्रा निकल रही थी और आगे आगे जो ढोल बजा करके चल रहा था वो मेरा साथी था। मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो वाल्मीकि समाज से आता, गहलोत था। मैंने उसको कहा, मैं यार ये तुमको शर्म नहीं आती, तुम ये काम कर रहे हो? उस संगठन को पानी देने का काम कर रहे हो जो संगठन ने हमारी कमर तोड़ दी। तो मैं कह रहा हूँ फिर भी आपसे कि जैसा मैंने कहा कि मैं जब निकला घर से आज, तो अक्सर दिल्ली में आप देखते हैं कि जुलाई में मानसून आने से पहले नालों की सफाई होती है। तो हमारा एक समाज नंगे बदन नाले में, गटर में 100 रुपये का, 50 रुपये का, 200 रुपये का क्वार्टर पहन के दारू पी करके उतरा हुआ है। उनके जमीर को जगाने की ज़रूरत मेरी और हिमांशु की और तमाम लोगों की है। उनको ये बताना है कि ये गैर कानूनी है, आपको नहीं करना है। आपको पढ़ लिख करके उस मूल धारा में शामिल होना। मैं चाहता हूं कि आज की तारीख में मेरे समाज का जो व्यक्ति नाले में उतर करके नाले की गंद को साफ कर रहा है, उसका बेटा पढ़ लिख करके IAS बने, सुरेश कुमार कैथ की तरह उसका रिटायरमेंट होना चाहिए 5 स्टार होटल में। ये काम हम लोगों को करना है।
राजनीति पर बहुत सारी बातें की आप तमाम लोगों ने। मैं राजनीति से परहेज नहीं रखता हूँ। हाँ, आरएसएस और बीजेपी की राजनीति से परहेज रखता हूँ। वो मेरे विचार की राजनीति नहीं है। मैं तो हिमांशु भाई जिस संगठन में काम कर रहे हैं, मैं तो उसका राष्ट्रीय प्रवक्ता रहा हूँ, भीम आर्मी का। मैं तो बसपा का मीडिया कोऑर्डिनेटर रहा हूँ। बहन जी से 10 बार मुलाकात हुई है और आज की तारीख में पत्रकारिता करता हूँ। देश में 1000 से ज़्यादा मैंने कवि सम्मेलन बाबा साहब पर जाग करके रात भर 18 राज्यों में किए। संसद भवन में खड़े होकर के बाद 10 बार मैंने बाबा साहब के जन्मदिन पर कविताएं सुनाई हैं। लेकिन फिर भी कहता हूँ, राजनीति वो चीज़ है, राजनीति वो विषय है कि जिसको समझना और जिसको समझाना दोनों कठिन है। हमारे समाज के लोग कहते हैं कि राजनीति वो, बाबा साहब ने कहा था कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो हमें देश का हुक्मरान बनना है। अभी रतनलाल साहब ने उसको अच्छे तरीके से बताया, लेकिन मैं और बता देता हूँ। क्या बाबा साहब ने सिर्फ इतनी ही बात कही थी? इसके आगे पीछे कुछ और भी कहा होगा। लेकिन हम जितने लोग राजनीतिक स्वार्थ साधने में लगे हैं, वो 2 बात याद रखते हैं। वो किसी भी पार्टी के लोग हों, किसी भी राजनीतिक दल में काम करते हों, वो कहते हैं कि अम्बेडकर ने कहा था कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो हमें हुक्मरान बनना है। भाई कुछ और भी कहा हुआ, पढ़ लो पूरा भाषण, 44 पेज का भाषण है वो। बाबा साहब ने कहा था कि कांग्रेस से कभी चवन्नी के हिस्सेदार मत बनना। तो फिर ये भी बता दो ये बात कब और कहाँ और किस तारीख में कही थी? उसके बाद बाबा साहब तो खुद जाकर के कांग्रेस की उसी सरकार में मिनिस्टर भी हो गए, 2 बार राज्यसभा सांसद भी हो गए। समय समय के अनुसार राजनीति में सोच और विचार बदलता है। जिनको हम ये कहते हैं कि एक कांग्रेस जो है वो नागनाथ एक सांपनाथ है और कांग्रेस तो हरी घास का हरा सांप है, तो भाई आप मुझे बताइए, मैं एटा में था, एक लड़का पीछे खड़े होकर के बोलने लगा, नीला गमछा उसके गले में था, कहने लगा ये राहुल नागपाल तो कांग्रेस का दलाल है। मैंने कहा यार हमने तो कभी कांग्रेस कार्यालय की चाय भी नहीं पी। हाँ, राहुल गांधी से 1-2 बार मिल जरूर लिए हैं, वो भी इसलिए 2024 के चुनाव से पहले कि ताकि अपने समाज की बात बता सके, अगर आप सत्ता में आओ तो हमारे समाज के लिए ये करना है। और उसमें अकेला राहुल नागपाल नहीं तो और भी बहुत सारे लोग थे। लोगों ने कहा कि भाई, मैंने उसको बुलाया, मैं कहा नहीं उसको विरोध मत करो, उसको बुलाओ। मैंने उस बच्चे को मंच पर बुलाया, 25 साल की उम्र थी। मैंने कहा बेटा क्या करते हो? उसने कहा जी मैं तैयारी कर रहा हूँ। मैं पिताजी क्या करते थे? बोले पिताजी टीचर थे। मैं कब लगी थी पिताजी की नौकरी? क्या जी 80 में लगी थी। किसकी सरकार थी? तो कांग्रेस की थी। कांग्रेस ने नौकरी दी, पिताजी रिटायर हो गए, पेंशन मिल रही है 60-70 हज़ार रुपए, और उस पेंशन के पैसों से बेटा तैयारी कर रहा है, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवा रहा है और कह रहा है कि राहुल नागपाल कांग्रेस का दलाल है। अरे भाई तू कांग्रेस के टुकड़ों पे पल रहा, राहुल नागपाल नहीं पल रहा है। मेरे पिताजी नौकरी में नहीं थे, मेरे दादाजी नौकरी में नहीं थे। गाली देने से पहले सोच लो। अब सारी दुनिया को दुश्मन ही बना लोगे तो दोस्त कहां से लाओगे? हमको कहीं ना कहीं तो समझौता करना पड़ेगा ना। मैं मानता हूं कि राजनीति बहुत बड़ी चीज है और राजनीतिक ताला चाबी जो है वो एक ऐसी चाबी है जो हर समस्या का समाधान कर देती है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि अगर ताला लोहे का है तो चाबी भी लोहे की होनी चाहिए, तभी ताला खुलेगा। लकड़ी की चाबी से ताला नहीं खुलेगा, ये भी हमको स्वीकार कर लेना चाहिए। और ये भी बात मान लीजिए, अगर ताला बहुत ज़्यादा ताकतवर है तो चाबी को अपने अकॉर्डिंग हिलाएगा। खुलना इधर को है, खुल उधर को जाएगा। कब वो अम्बेडकरी मूवमेंट की तरफ खुलेगा ताला, कब आरएसएस की तरफ खुल जाएगा, ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते। लिहाजा ताले की चाबी के पीछे सामाजिक शक्ति होनी चाहिए, ताला सही दिशा में खुले, अन्यथा फिर गलत दिशा में खुलेगा जैसा खुल रहा है। राजनीतिक सत्ता हासिल करना अच्छी बात है, एमपी एमएलए बनिए, मुझे कोई शिकायत नहीं है। आप प्रधानमंत्री बनिए, राष्ट्रपति बनिए, सब कुछ बनिए, ये संविधान आपको अधिकार देता है। लेकिन जरा ये भी सोच लीजिए कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री बनने के बाद करना क्या है। आपको पता है, मैं तो मुझसे कई बार बसपा के लोग उलझ जाते हैं, मैं तो नाम लेके बोल देता हूं कई बार। करे भाई साहब आप नहीं चाहते, लोग नारा लगा रहे हैं नेक्स्ट पीएम बहन जी, अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूं बहन जी प्रधानमंत्री बने। मैंने पीछे ट्वीट कर दिया कि चलो अच्छा एक बात बताओ, अगर बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी तो 50 लोगों के नाम बताओ जो मंत्री बनेंगे। कौन बनेगा भाई बताओ जरा? 50 लोग हैं हमारे पास में। हमारे पास वित्त के सलाहकार हैं, कानून के सलाहकार हैं, विदेश नीतियों के सलाहकार हैं, कोई ज्ञाता कोई है हमारे पास 50 लोग। अगर मुझे प्रधानमंत्री बना जाए तो मेरे पीछे 100 लोग ऐसे होने चाहिए जो देश को चला लें। नहीं है हमारे पास वन मैन शो चल रहा है। हमको चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ें, समझें। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो मैं सच बता रहा हूँ आपको कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब हम लोग पढ़ते ना तो हमको पता चलता है
को एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस देश के अंदर हजारों करोड़ों लाखों लोग मेरे जैसे और आपके जैसे तैयार कर दिए, जो आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात कर रहे हैं। क्या कारण है कि हम लोग बाबा साहब की मूवमेंट को आगे नहीं चला पा रहे? क्या कारण है कि हम लोग डॉक्टर अम्बेडकर के उस विचार को जन जन तक नहीं पहुंचा पा रहे? क्या कारण है कि अकेले अम्बेडकर ने गांधी और नेहरू और पटेल को झुका दिया? क्या कारण है कि हम लोग सारे मिलकर के वर्तमान की सरकार को नहीं हिला पा रहे? लोग कहते हैं कि जी डॉक्टर अम्बेडकर आरक्षण की व्यवस्था करके गए तो हमको आरक्षण मिला। अच्छी बात है, मिला। वो संविधान तो आज भी है, वही संविधान है, बदला तो नहीं है ना। जो संविधान इंदिरा और नेहरू के समय पर था, जो संविधान जवाहरलाल नेहरू के समय पर था, वो संविधान आज भी है, उसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ है, वही फंडामेंटल राइट्स हैं। तो क्या जो इंदिरा, नेहरू, कांग्रेस और अन्य उस समय की पार्टियां आपको घर घर से बुला करके नौकरी दे करके चली गई, वो नौकरियां आपको मिल रही हैं? नहीं मिल रही ना। उस समय तो आपके पास कुछ नहीं था संविधान को बचाने के लिए। आज तो आपके पास हजारों IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ है। आज आप नहीं बचा पा रहे हो भाई। सरकार की मंशा देने की होनी चाहिए। अगर सरकार की मंशा देने की है तो वो देगी, नहीं होगी तो वो नहीं देगी और कतई नहीं देगी। हम लोगों को चाहिए कि राजनीतिक लोगों के भरोसे हम लोगों को नहीं रहना है। मैं थोड़ी सी कड़वी बात बोल रहा हूं। देखिए, एक ये दिल्ली में बड़ा एक मशहूर रोड है, तुगलक रोड। उस पर बहुत सारी कोठियां हैं, ऐसे कई रोड हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप समझ जाओगे। एक हमारे साथी हैं, उन्होंने हमसे कहा कि भाई साहब, बहन जी जो है वो, मैं नाम लेके बोलता हूं तो इसलिए थोड़ा सा कड़वा लगता है लोगों को। मैं कहते देखो, आप बहन जी मेरी हो सकती हैं, मेरे बच्चे की बुआ हो सकती हैं, लेकिन आप ध्यान रखना कि वो सही माने में बहन और बुआ आकाश आनंद और अनंत की ही है, मेरी और तुम्हारी नहीं है। बजाओ ताली, थोड़ी सी बजा लो, तुम्हारा मन कर रहा है। सही माने में माननीय बहन कुमारी मायावती जी का भतीजा आकाश आनंद है और भैया आनंद है। उनके मेरी बहन जी है, मेरे भतीजे, मेरे बेटे की बुआ बहन जी है। क्योंकि उस 1000 करोड़ के बंगले में मैं और तुम चपरासी नहीं बन सकते जिसमें आकाश आनंद रहता है। उसमें मैं और तुम घुस नहीं सकते, उस दरवाजे पर मैं और तुम नहीं जा सकते जिसमें आकाश आनंद रहता है। वहां मैं चपरासी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि बहन जी मेरी बहन जी है, लेकिन उनका भतीजा आकाश आनंद है, इसलिए वो 1000 करोड़ के बंगले में रहता है। तुमने बेशक राजनीतिक दलों को मजबूत करने के लिए दड़ी बिछाई होंगी, झंडे गाड़े होंगे, लेकिन तुम्हें क्या मिला? तुम्हें जो मिला था वो भी जाता रहा। और बड़ी बात कह रहा हूं, मैं तो राजनीतिक पार्टियों से कहता हूं कि आपने 10 साल तक कांग्रेस को समर्थन दिया, क्या लिया बदले में? बताओ चलो मुझे। बैकलॉग पूरा करवा लेते, निजी क्षेत्र में आरक्षण ले लेते, अरे समाज के लिए कुछ तो ले लेते। तुमने 10 साल तक कांग्रेस को समर्थन दिया, मनमोहन सिंह सरकार को। तुम्हारे पास 40 MP थे, 21 लोकसभा में और 19 राज्यसभा में। 40 MPओं का ना तुमने कोई मिनिस्टर बनवाया, ना कोई सचिव बनवाया, ना कुछ बनवाया। 40 MPओं का समर्थन तुम लोगों ने दे दिया। कुछ तो ले लेते समाज के लिए। तुम लोग 2002 में गुजरात में मोदी जी के लिए वोट मांगने गए तो गुजरात के दलितों के लिए कुछ मांग रहे थे कि भी गुजरात के दलितों के लिए कुछ दे दो। नहीं लिया ना। क्यों नहीं लिया? जब आज बाबा साहब ने कहा था कि व्यक्ति पूजा जो है वो खतरनाक है। जब व्यक्ति, हमारे समाज से उठा हुआ व्यक्ति अपने और अपने परिवार के लिए लड़ने लगे तो हमें उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। और मैं कह रहा हूं कि ये लड़ाई राजनेताओं के भरोसे नहीं है। ये फूले अम्बेडकर ये आंदोलन राजनेताओं के भरोसे नहीं है, मेरे और तुम्हारे कंधों पर है। हमको अपने बच्चों को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि इस देश के अंदर 2 ही विचारधारा हैं, एक अम्बेडकरी, फूले अम्बेडकरी, और एक मनुवादी, गॉडसे और गोलवलकर वाली विचारधारा है। अगर हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वैचारिकी को, फूले अम्बेडकरी आंदोलन को जिंदा रखना है तो हमें नेताओं से छोड़ना पड़ेगा कि नेता हमारा कुछ करेंगे। नेताओं का कोई भरोसा नहीं, कब कहाँ किस चुनाव जीतने के चक्कर में पलटी मार दें। उनका कोई भरोसा नहीं है कि वो कब कहाँ समझौता कर ले। इसलिए हम तो समझौता नहीं करेंगे। राहुल नागपाल तो MP MLA बनने की दौड़ में नहीं है ना। और जिस दिन मैं होऊंगा उस दिन मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, उस दिन बोल दूंगा कि भाई मुझसे सामाजिक परिवर्तन की उम्मीद छोड़ देना, मैं MP MLA बनने की दौड़ में हूं। लोग कर क्या रहे हैं? वो MP MLA बनना भी चाहते हैं, पीछे के हाथ से टिकट भी मांग रहे हैं, और आगे के हाथ में ये भी दिखाना चाहते हैं कि मैं तो तुम्हारे साथ हूं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का पूरा जीवन संघर्ष जो है वो समाज के उत्थान के लिए है। फूले, कबीर, नानक, रैदास, ये जब हम इनको पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इनका जो जीवन संघर्ष है वो मानव को मानव बनाने के लिए, समानता बंधुता के लिए है, समाज के उत्थान के लिए है।
लेकिन आज के नेताओं का जो संघर्ष है वो सिर्फ अपनी गरीबी दूर करने के लिए है, अपने आप को मजबूत करने के लिए, बस इतना सा आंदोलन है। मैं अंत में सिर्फ आप तमाम लोगों से एक ही बात कहूँगा। मैं एक बात और साझा करना चाहता हूँ, मज़े की बात। मैंने 2 जिक्र आपसे किए, कैद साहब का जिक्र किया, सफाई कर्मचारियों का जिक्र किया। अभी हाल ही में एक मेरे साथी हैं, रिटायर हुए, दिल्ली गवर्नमेंट से प्रिंसिपल रिटायर हुए, तो उन्होंने मकान बनाया बड़ा खूबसूरत। तो गृह प्रवेश में मुझे भी बुला लिया कि राहुल जी आइए, गृह प्रवेश है, अच्छा मकान बनाया 250 गज में। तो मैं उनके गृह प्रवेश में गया तो उन्होंने बियर बार बनाया था। मुझसे कहने लगे राहुल जी देखो बियर बार भी बनाया। मैं कहा बहुत अच्छा काम किया। बाबा साहब ने नौकरी इसलिए लगवाई थी कि तुम बियर बार बनाओगे, मुझे खुशी होती कि तुम पुस्तकालय बनाते, मुझे खुशी होती कि रिटायरमेंट के बाद में आप जिस गांव से निकल करके आए थे उस गांव में 10 बच्चों को चिन्हित करते और वहां पर जाकर के उन बच्चों की पढ़ाई, उनकी फीस, जो गरीब बच्चे आए थे उनको मजबूत करते। मुझे अच्छा लगता है। लेकिन हमारा आदमी रिटायर होता है, मकान बनाता है और मकान में बियर बार बनाता है, पुस्तकालय नहीं बनाता है साहब। और वो कहता है कि साहब 10,000 रुपये ले लो मुझसे, मुझे चीफ गेस्ट बना देना अपने प्रोग्राम में। 5,000 ले लो, मेरी फोटो बड़ी होनी चाहिए, मेरी छोटी होनी चाहिए, मेरी कुर्सी बीच में होनी चाहिए। अरे रहने दो, क्यों अम्बेडकर को धोखा दे रहे? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का पूरा जीवन संघर्ष निकल गया हमें आगे बढ़ाने में, और हम खुद को आगे बढ़ाने में लगे। हमारे पास 2 उदाहरण हैं। बुद्ध के पास क्या कुछ नहीं था बताइए जरा। वो तो राजा के लड़का थे, सिद्धार्थ। एक सिद्धार्थ जिनके पास सब कुछ था, वो सब कुछ छोड़ करके फकीर हो गए, और एक अम्बेडकर जो फकीर थे, जो हमको करोड़ों को सूट बूट और टाई दे गए। 2 उदाहरण है हमारे पास। जब कभी ये सोचो कि हमारा बहुत सारा लुट गया तो बुद्ध को याद कर लेना, और जब सोचो कि हमारे पास बहुत कुछ आ गया तो बाबा साहब को याद कर लेना। और मैं तो देखता हूं आजकल बहुत भिक्षु समाज के नाम पर, समाज का सुधार करने के नाम पर जो लोग घूम रहे हैं। बुद्ध राजा के लड़का फकीर हो गए, और हमारे लोग नाम के पीछे गौतम और बौद्ध लगा करके दुनिया का गला काट रहे हैं। इसका भी मिल जाए। ओम सुधा की शर्ट इतनी अच्छी कैसे मेरे पास क्यों नहीं है? 1 शर्ट तो 4 क्यों नहीं है? 2 फ्लैट हो गए तो 6 क्यों नहीं? अरे ये बुद्धिज्म थोड़ी है भाई, ये अम्बेडकर बात थोड़ी है। बाबा साहब जब मरे थे, बाबा साहब का जब परिनिर्वाण हुआ था, तो उनके ऊपर किताब वालों के पैसे थे भाई, वो कर्जे में थे। और आज के अम्बेडकरवादी फटेहाल आते हैं और पता नहीं कहाँ से पैसा आता, फॉर्चूनर में चलना शुरू कर देते थोड़े दिन के बाद में। मैं तो सोच रहा हूँ इनको सैलरी नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता, कहाँ से आता है पैसा? तो इस समाज के मिशन मूवमेंट को, समाज को बेच करके पैसा आता है, आप समझिए। और मेरा किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं कल भी फटेहाल था, आज भी फटेहाल हूँ, कल भी फटेहाल रहूँगा। मुझे खुशी है क्योंकि जब मैं इस हाल में रहता हूँ तो मैं बाबा साहब को पढ़ता हूँ, कभी नानक रैदास को पढ़ता हूँ। मुझे कोई शिकायत नहीं। मैं 2 व्हीलर पर चलता हूँ और वो 2 व्हीलर भी समाज का दिया हुआ है, मुझे कोई शिकायत नहीं है। हम चंद्रशेखर के भी साथ रहे, हमारा छोटा भाई भी है, आज सांसद है। हम बहन जी के भी साथ रहे, हम ओम सुधा जी के भी साथ हैं। कल को ये भी बहुत कुछ करें, हमारी शुभकामनाएं इनके साथ, इनका संगठन समाज में कुछ परिवर्तन करें। लेकिन हम उन तमाम लोगों के साथ हैं जो समाज में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन समाज को अच्छी दिशा में लेकर के जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।